हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू द ज्योग्राफी एकेडमी। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 था, उसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो भी फॉरेस्ट रिसोर्स होता है या फिर जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स होता है वो क्या होता है। हमने उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि IUCN क्या होता है, IUCN किस तरीके से कितने कैटेगरी में जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं उनको एक तरीके से डिवाइड करता है। तो वो सब हमने पिछले क्लास में किया पढ़ा था और हमने बताया भी था कि हम जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम वहाँ से शुरू करेंगे कि हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लोरा एंड फाउना को डिप्लेट कर रहे हैं या फिर उनकी जो नंबर है उनको डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, चलिए हम जो इस फैक्टर को आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लोरा के डिप्लेशन के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से फैक्टर फ्लोरा मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हैं फ्लोरा को फ्लावर से, यानी कि प्लांट की बात कर रहे हैं। फ्लोरा एंड फौना दो टर्म्स होते हैं। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फौना का मतलब होता है एनिमल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लोरा को इफेक्ट कर रहे हैं और उनकी जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ्लोरा का डिप्लेशन होने का कारण है, तो सबसे पहले बहुत कॉलोनियल पीरियड की अगर बात कर लें, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, जब वो रूल कर रहे थे, तो कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था कि उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे रेलवे का एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था। उसके साथ वो एग्रीकल्चरल को जो साइंटिफिक मैनर में बनाना चाहते थे और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ था उसको भी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ कर दिया था। तो ये रेलवे को हम जब भी रेलवे ट्रैक कहीं पे बनाएंगे तो हमें फॉरेस्ट को बहुत सारा जो फॉरेस्ट का एक तरीके से एरिया होता है उसको कट करना पड़ता है। तो इसी रेलवे के एक्सपेंशन की वजह से हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज़ होता है। फिर हम देखते हैं कि हम जब एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर करने के लिए हमें लैंड चाहिए होता है, एग्रीकल्चरल लैंड। हम फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया कि जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में। अब इसके पीछे का एक और मोटिव है अंग्रेज़ों का यहाँ पे कि क्योंकि वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था। और प्रॉफिट उनको कैसे मिलता, उनको प्रॉफिट मिलता वो रॉ मटेरियल को यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे थे और ले जा रहे थे इंग्लैंड में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को वो एक्सपेंड करते हैं और उसकी वजह से ये कॉलोनियल पीरियड में जो ये फ्लोरा है यहाँ पे वो एक तरीके से क्या होता है, डिप्लेट होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है या फिर जो भी यहाँ पे फ्लोरा हैं, जो प्लांट्स हैं, वो क्या होते हैं, डिप्लेट होते हैं। दूसरा यहाँ पे जो बताया गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है, जो प्लांट का स्पीसीज़ है, उसका नंबर बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ है। अब ये कैसे पता चलता है, हम देखते हैं कि 1951 से 1980 के बीच में जो पूरा एरिया है अप्रॉक्स 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि जो पूरा ये फॉरेस्ट एरिया था, इस फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम था, हम बहुत ही पॉवर्टी से गुजर रहे थे और हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। तो पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें बहुत सारा अनाज चाहिए और अनाज कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से। तो हमने क्या किया, अपने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, और पॉवर्टी जो थी बहुत बढ़ रही थी, तो उस पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हमने जो भी ये फॉरेस्ट लैंड था उसको कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चरल लैंड में। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी जो फॉरेस्ट का डिप्लेशन है वो बहुत ही तेज़ी से हुआ है। इसके पीछे का रीज़न है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम बेसिकली कहीं पे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई कर देते हैं वो लोग और उसको जला देते हैं और उसके बाद उसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हम बहुत ही एक तरीके से पॉवर्टी से पास हो रहे थे, गुजर रहे थे, तो हमें डेवलपमेंट करना था, हमें अपने कंट्री को डेवलप करना था। तो डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। तो इन्हीं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से भी जो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लेट हुआ है। जैसे अगर हम ये देखें तो सिंस 1951 से अभी तक अगर हम डेटा की बात करें तो अप्रॉक्स 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है उसको यहाँ पे रिवर वैली के लिए कट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी दिया गया है इस बुक में
एक एग्जांपल है नर्मदा सागर जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत भी बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है माइनिंग। तो माइनिंग की वजह से भी जो प्लांट है यहाँ पे, जो प्लांट का जो नंबर है या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बहुत ही एक तरीके से काटा गया है, डिक्रीज़ किया गया है। तो माइनिंग की वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है बक्सा टाइगर रिज़र्व। ये आपको याद रखना है कि ये बक्सा टाइगर रिज़र्व कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे जो डोलोमाइट होता है उसकी माइनिंग होती है। अब कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे ये फॉरेस्ट के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ओवर ग्रेजिंग, इसकी वजह से भी फॉरेस्ट का डिप्लेशन होता है। जो फ्यूल वुड कलेक्शन है, यानी कि जो भी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं अपने डेली लाइफ के लिए, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते हैं, फ्यूल को कलेक्ट करते हैं वुड से, जंगल से, और वो भी एक तरीके से डिप्लेशन का फैक्टर हो सकता है। तो अभी तक हमने बात किया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लोरा को डिप्लेट कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पे फाउना को, जो यहाँ पे एनिमल्स हैं उनके नंबर को डिप्लेट कर रहे हैं, उनको डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो पहला जो यहाँ पे रीज़न है वो है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि जहाँ पे कोई भी अगर एनिमल रह रहा है तो उसका जो रहने का जगह है उसको हम हैबिटाट कहते हैं। तो अगर हम उसके हैबिटाट को ही डिस्ट्रक्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो वो कहाँ पर रहेगा? वो कहीं और माइग्रेट करके जाएगा और वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसका जो एक तरीके से डेथ है वो हो सकता है। तो इस तरीके से जो नंबर है इन एनिमल्स का, इनके हैबिटाट के डिस्ट्रक्शन की वजह से भी वो डिक्रीज़ होता गया है। हंटिंग की वजह से भी हम एंशिएंट टाइम से ही देखते आए हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं ये हंटिंग करते आए हैं, जिसकी वजह से भी डिक्रीज़ हुआ है। पोचिंग, ये एक तरीके से हंटिंग ही कह सकते हैं, ये इलीगल एक्टिविटी है। जो लोग कुछ जानवरों को मार करके उसको बेच देते हैं मार्केट में, उसको पोचिंग बोलते हैं। एनिमल्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भी उनका डिप्लेशन हुआ है। अगर हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे उनका डिप्लेशन होता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो हमने क्रिएट किया है, तो जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी इनडायरेक्टली यहाँ पे जो भी यहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं उनके हैबिटाट को डिस्टर्ब कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, उनके नंबर को डिक्रीज़ कर रहा है, उनकी डेथ हो रही है उससे। फॉरेस्ट फायर, ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसी भी जंगल में अगर आग लग जाए किसी कारण की वजह से, तो उस फॉरेस्ट फायर की वजह से भी जो यहाँ पे एनिमल्स हैं उनके नंबर में डिक्रीज कमी आ सकती है, उनका डिप्लेशन हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर बायोलॉजिकल लॉस होता है तो बायोलॉजिकल लॉस का हम बेसिक सा मीनिंग सिर्फ ये नहीं निकालेंगे कि सिर्फ इनकी ही नंबर में कमी आ रही है। बायोलॉजिकल लॉस का मतलब सिर्फ यहाँ पे बायोलॉजिकल लॉस ही नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल लॉस का मतलब है यहाँ पे कल्चरल लॉस भी है। समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि इनका जो नंबर है वो कम हो रहा है, तो इनके नंबर में कम होने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि एक कोई ट्राइबल कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंडेंट है। अगर वो फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो जा रहा है तो उनका जो पूरा का पूरा कल्चर है या फिर उनकी पूरी लाइफ ही कह सकते हैं वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो उनका जो कल्चर है वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। अगर वो फॉरेस्ट जो कि बायोलॉजिकल एक तरीके से चीज़ है, तो वो अगर लॉस होगा तो उनका जो कल्चर है वो भी लॉस हो सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी होते हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, और फॉरेस्ट अगर डिप्लीट होता है तो डायरेक्टली वो भी उसको इम्पेक्ट कर सकता है। इस बायोलॉजिकल लॉस का कुछ और भी इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजिकल लॉस की वजह से अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको काट दिया गया, उसको डिप्लीट कर दिया गया, तो वहाँ पे ड्रॉट की समस्या आ सकती है या फिर फ्लड की समस्या आ सकती है। तो ड्रॉट और फ्लड आने से क्या होगा कि जो वहाँ के लोग होंगे उनको पॉवर्टी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और ख़ास करके वैसे लोग जिनकी आय थोड़ी सी कम है, जो मार्जिनलाइज हैं, उनको और भी ज़्यादा समस्या होगा। एक और बात यहाँ पे है कि जो इन कम्युनिटी में जो वुमेन हैं, जो फीमेल्स हैं, सबसे ज़्यादा एक तरीके से अफेक्टेड वही होती हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी में जो फूड कलेक्शन या फिर जब भी जंगल से जो भी वुड वो कलेक्ट करके लाती हैं या फिर कहीं से अगर वाटर लाना होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ीमेल के पास ही होती है। तो उनको कभी कभी क्या होता है कि इसकी कमी की वजह से कई किलोमीटर, कई 10-15 किलोमीटर भी उनको पैदल चल के जाना पड़ता है, जो कि उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है और उनकी हेल्थ एक तरीके से ख़राब हो सकती है। तो इसकी वजह से भी इनडायरेक्टली जो यहाँ पे बायोलॉजिकल लॉस हो रहा था, इनडायरेक्टली फ़ीमेल के लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे सिर्फ फीमेल के लाइफ को ही इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि अगर मान लीजिए कि ये जो कोई अगर ये मदर है
अगर ये बाहर रह रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, क्योंकि इनको बहुत टाइम देना पड़ रहा है रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में, तो जो इनके चिल्ड्रन हैं उन पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो एक तरीके से सोशल कह सकते हैं कि अपब्रिंगिंग जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और इनकी जो चिल्ड्रन हैं उनकी भी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लोरा एंड फाउना को इफ़ेक्ट कर रहे थे। अब हम देखने वाले हैं कि जो भी यहाँ पे कंजर्वेशन मेथड्स हैं इंडिया में, जो भी किस तरीके से हम जो फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से कंजर्वेशन मेथड्स हैं, हम क्या क्या मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं कंजर्वेशन करने के लिए, वो हम देखने वाले हैं। बट उसके पहले हमें ये समझना है कि हम अगर कंजर्वेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल होना चाहिए कि ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हम इसको कंजर्व कर रहे हैं। तो हमने देखा अभी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फिर फाउना हो, उनका बहुत ही तेज़ी से डिप्लेशन हो रहा है। उनकी जो नंबर है उनके नंबर में कमी आ रही है। तो हमें उनके नंबर को कंट्रोल करना होगा, उनको रोकना होगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर इनका जो नंबर है इसी तरीके से डिक्रीज़ होता रहा तो जो भी हमारा यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाएगा। तो हमें इसको कंजर्व करने की आवश्यकता इसलिए है, पहला जो रीज़न है इसका वो ये है कि हमें अपने इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, और साथ ही साथ जो भी हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उनको भी कंजर्व करके रखना है। तो पहला कारण ये है हमें इसको कंजर्व क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उनको भी कंजर्व करके रखना है। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, और उसके अलावा सॉइल भी कह सकते हैं। अब इसको कंजर्व क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें इनको कंजर्व करके रखना है, क्योंकि अगर हम अपने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की बात करें, चाहे वो वाटर हो, सॉइल हो या फिर एयर हो, अगर वो एक तरीके से डिप्लेट हो रहा है या फिर मान लीजिए अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को जो प्लांट है यहाँ पे या फिर जो ट्री है, जो फॉरेस्ट है, वो उसको फिर से रीजनरेट कर सकता है, फिर से सही कर सकता है। तो अगर हम प्लांट्स या फिर फॉरेस्ट कवर को नहीं बचाएंगे तो जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो और तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, वो फिर से अपने जो इनिशियल स्टेज है उस पर नहीं आ पाएगा। वैसे ही वाटर का भी कंडीशन है और सॉइल का भी कंडीशन है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इन जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फिर फाउना हो, उनको बचा करके रखना है, ताकि हमारे जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो बने रहें प्रॉपर तरीके से। दूसरा जो रीज़न है कि हमें क्यों इसको कंजर्व करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं, जो फ्लोरा एंड फाउना है, उनके जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। तो अगर हम बात करें इनके जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी का, तो हमें प्लांट्स और एनिमल को जो भी यहाँ पे जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करके रखना है। तो पहला रीज़न मैंने क्या बताया यहाँ पे, वाई टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी ऑफ जो भी यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। एंड जो भी हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको भी प्रिजर्व करना है हमें। तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में क्या क्या आ जाएंगे, तो अभी हमने बात की इसमें एयर है, वाटर है एंड सॉइल। तो पहला इसका रीज़न ये हो गया। अगर हम इसको दूसरे रीज़न की बात करें तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखना है। जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो भी अलग अलग स्पीसीज़ होते हैं वो उनके कई तरीके के वैरायटी होते हैं, उनके जेनेटिक्स होते हैं। तो हमें हर तरीके के स्पीसीज़ को भी बचा करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। तो दूसरा रीज़न ये है टू कंजर्व द जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये इसके कुछ रीज़न हैं। अब हम बात करेंगे कि ये वाई तो हो गया कि हमने जो भी यहाँ पे क्यों, अगर हम कंजर्वेशन की बात करें
तो हमें कंजर्वेशन क्यों शुरू करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हेन, मतलब कि कंजर्वेशन तो बहुत पहले से होता चला आ रहा है, लेकिन अगर हम ऑफिशियली तरीके से बात करें कि ये जो कंजर्वेशन मेथड्स हैं जो आज हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इनको शुरू कब किया गया था, तो आइए हम बात करते हैं व्हेन की, कि कब इसको शुरू किया गया था। तो अगर हम बात करें व्हेन की, तो व्हेन में हम देखते हैं कि सबसे पहले अप्रॉक्स 1960s और 1970s के आसपास जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो भी कंजर्वेशन करने वाले लोग हैं, वो ये डिमांड रखते हैं कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम को शुरू किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस टाइम में एक डिमांड उठाया जाता है कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम को शुरू किया जाना चाहिए। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि इस डिमांड की वजह से एक यहाँ पे एक्ट को लाया जाता है जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब वो आता है 1972 में। तो एक एक्ट लाया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आज हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पे चाहे वो फ्लोरा हो या फिर फाउना हो, तो इनिशियली तो हम देखते हैं कि इसको सिर्फ फाउना के लिए ही शुरू किया गया था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे इसमें फ्लोरा और फाउना भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। बट आज जो हम कहें कि आज जो भी कंजर्वेशन मेथड्स हैं उसके लिए कोई अगर एक अम्ब्रेला एक्ट की बात करें तो वो ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है ताकि जो भी अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनको बचाया जा सके। जैसे हम बात करते हैं कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको इसी के तहत शुरू किया गया था। उसके अलावा टाइगर एलिफेंट, तो ये जो भी यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं तो उसका जो एक तरीके से ओरिजिन है वो इसी एक्ट के तहत ही शुरू होता है। तो सबसे पहले हम अब ये बात करते हैं कि व्हेन, तो व्हेन में हमने देखा कि 1960s और 1970s के आसपास में ये डिमांड उठता है कि एक नेशनल लेवल का प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए, और उसी डिमांड का रिजल्ट होता है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाता है। डेट याद रखना है 1972 में, और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रोविज़न क्या क्या थे, मतलब कि अगर कोई एक्ट आया है तो इस एक्ट में क्या क्या था, इसका रिज़ल्ट क्या निकला और क्या ये सक्सेसफुल हो पाया फिर नहीं। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें इनके प्रोविज़न का, तो प्रोविज़न में हम सबसे पहला देखते हैं कि अगर हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रोविज़न इसका ये होता है कि हमें इनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना है, फॉर प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटाट। यानी कि जो भी स्पीसीज़ हैं उनकी जो भी हैबिटाट है, हैबिटाट का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी स्पीसीज़, जहाँ पे उसका घर है, जहाँ पे वो रह रहा है, उसको हम हैबिटाट कहते हैं। तो उसके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, अगर हम इसके प्रोविज़न की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि एक ऑल इंडिया लिस्ट को प्रिपेयर किया गया जो भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ थे उनको, और उसको पब्लिश भी किया गया। अब इसको ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको भी पता चल सके कि कौन सा स्पीसीज़ इंडेंजर्ड है और कौन सा स्पीसीज़ वल्नरेबल है। मतलब जो भी हमने देखा था कि IUCN ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो उसमें जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ था उसके लिए एक ऑल इंडिया लिस्ट को प्रिपेयर किया गया और पब्लिश कर दिया गया ताकि सबको ये पता चल सके कि कौन सा स्पीसीज़ इंडेंजर्ड है और हमें उसको बचाना है। ठीक है। अब लास्ट जो यहाँ पे है एक प्रोविज़न है कि जो भी बचे हुए जो रिमेनिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज़ थे उनको बचाने के लिए, मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली उस पर फोकस किया गया। और फोकस किस तरीके से किया, जो भी हंटिंग होता था उसको बैन कर दिया गया। उसके अलावा जो भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लीगल प्रोटेक्शन दे सकते थे वो हमने दिया। जो उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी लीगल हम प्रोटेक्शन दे सकते थे इस एक्ट के तहत हमने दिया। अब हम बात करते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ये प्रोविज़न था, तो इस प्रोविज़न का क्या रिज़ल्ट हुआ, इस प्रोविज़न का क्या कुछ इफ़ेक्ट भी पड़ा या फिर ये प्रोविज़न ऐसे ही आया था। तो हम बात करते हैं इसका क्या रिज़ल्ट था, उसके रिज़ल्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके रिज़ल्ट का, तो इसके रिज़ल्ट का हमने देखा मतलब कि इसका आउटकम क्या निकला। तो इसके आउटकम पे हम देखते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो कई तरीके के नेशनल पार्क्स बनाना शुरू कर देती है। उसके अलावा
जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको बनाना शुरू कर देती है। तो इसी एक्ट का ये देन है कि बहुत तरीके के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी टाइगर रिजर्व वगैरह होते हैं, वो कई स्टेट के द्वारा और सेंटर के द्वारा भी बनाया जाता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो अलग अलग किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने शुरू कर देते हैं। जिसमें में हम एक एग्जांपल को देखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि 1973 में लाया गया था। तो हम इसके आउटकम को समझ चुके हैं कि बहुत सारे जो भी सेंटर और नेशन हैं वो क्या करते हैं कि नेशनल पार्क बनाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना शुरू कर देते हैं। अब एक चीज़ हमें देखना है कि ये जो नेशनल पार्क है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो नेशनल पार्क होता है जनरली एक ब्रॉडर एरिया होता है, एक बड़ा एरिया होता है। उसके अंदर में प्लांट्स भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आ सकते हैं। पूरा का पूरा जो एरिया मतलब एक बड़ा एरिया हो सकता है बेसिकली। लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को टारगेट किया जाता है और इसमें जनरली हम एनिमल को ही प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल पार्क्स में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में कोई नेशनल पार्क नहीं आएगा। तो जो जनरली इसका हम डिफरेंस अगर समझें तो नेशनल पार्क जो है वो एक बड़ा टर्म है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो भी टाइगर रिजर्व हैं वो आ सकते हैं। लेकिन जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के लिए, नेम से ही समझ में आ रहा है, किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम शुरू करते हैं। जिसमें पहला जो एग्जांपल है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत लाया गया था। इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में और इसका जो मेन एम था, जो मेन फोकस था, वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना था। क्योंकि जब हम डाटा के हिसाब से देखेंगे, जैसे मैंने बताया भी था कि हमारा जो स्पीसीज़ का नंबर है वो डाउन हो रहा है, उसी तरीके से हम टाइगर के नंबर की भी बात करें तो जो टाइगर का नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था। तो हमने उसको बचाने के लिए उसी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, उसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही एक नया प्रोजेक्ट लाया जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। इसको लाया गया था 1973 में। अब हम बात करें कि वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, तो मैंने बताया कि उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को टारगेट करके बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए गए थे। तो पहले जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तो उसमें बहुत सारे अलग अलग पर्टिकुलर स्पीसीज़ को ही फोकस किया जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, उसमें एक्सपेंसन हो रहा है। एक्सपेंसन में हम देखेंगे कि सबसे पहले उसमें जो भी इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनको भी ऐड किया जाता है। और उसमें हम देखेंगे सबसे पहले बटरफ्लाई के बहुत सारे स्पीसीज़ को ऐड किया जाता है। और धीरे धीरे फिर हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पे प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, तो प्लांट्स की स्पीसीज़ को भी पहली बार जो उनकी 6 स्पीसीज़ हैं, जो उनकी 6 प्रजातियाँ हैं प्लांट्स की, उनको ऐड किया जाता है। तो आइए हम उसको देखते हैं कौन कौन से स्पीसीज, मतलब कि कब उनको ऐड किया गया था, डेट के हिसाब से देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहली बार अगर हम देखें इसी में तो 1980 और 1986 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसमें जो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए थे, तो उसी के तहत सबसे पहली बार यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई की स्पीसीज़, कुछ मोथ की स्पीसीज़, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बीटल्स भी होते हैं। और बीटल्स के अलावा हम सबसे पहले देखते हैं एक ड्रैगन फ्लाई। एक ड्रैगन फ्लाई का भी जो स्पीसीज़ है पहली बार 1980 और 1986 में इनको ऐड किया जाता है। हमने देखा ना कि सबसे पहले, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो जैसा कि मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जब इसको लाया गया था तो सबसे पहले जो इसका मेन फोकस था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो बड़े बड़े प्राणी थे, जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो
तो इनमें और भी अलग अलग स्पीसीज़ को ऐड किया गया, जैसे कि 1980 और 1986 में बटरफ्लाई के कुछ स्पीसीज़ को, मोथ, बीटल्स और एक यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का भी स्पीसीज़ को ऐड किया गया। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो विज़न है कंजर्वेशन का वो ब्रॉड हो रहा है, वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे 1991 में सबसे पहली बार प्लांट को भी ऐड किया जाता है। अभी तक तो जो भी ये वाइल्ड लाइफ का प्रोडक्शन जो चल रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए ही था, यानी कि एनिमल्स के लिए ही था, लेकिन अब प्लांट्स की स्पीसीज़ को भी इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऐड किया गया है 1991 में। यहाँ पे सबसे पहली बार इसके 6 स्पीसीज़ को ऐड किया गया है। तो हमें बस इसके बारे में, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था हमारा, इसके बारे में हमें इतना ही जानना है। अब हम आगे देखेंगे कि जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट हैं इंडिया में वो कितने टाइप के हैं। तो फॉरेस्ट को भी जनरली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। हम देखते हैं उनको बारी बारी से, टाइप्स के होते हैं। तो जनरली हम देखेंगे यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है इसको हम कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो तीसरा जो होता है वो होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही देखना है। जैसे कि अगर हम इस रिज़र्व फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें मोर देन 50% जो एरिया है फॉरेस्ट का वो इस रिज़र्व फॉरेस्ट में आता है। अगर हम इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें 1/3 जो एरिया है, 1/3 पूरे फॉरेस्ट का वो इसमें आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, और बाकी का जो थोड़ा बहुत बच गया है ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है। बट इसके पहले हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि होते क्या हैं। रिज़र्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये वैसे फॉरेस्ट होते हैं जिसको गवर्नमेंट ने रिज़र्व करके रखा हुआ है, मतलब कि वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, फूड को कलेक्ट करना फॉरेस्ट से, या फिर जो भी लकड़ियाँ हैं उनको इकट्ठा करना, या फिर जो भी पोचिंग वगैरह हो गया, फिर हंटिंग हो गया, तो जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, सबको यहाँ पे बैन किया गया है, रिज़र्व करके रखा गया है उनको गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे ये हमें पता चलता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा रिज़र्व करके रखा गया है, यानी कि इस पर जो ऑनरशिप होता है वो गवर्नमेंट का होता है। अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो सेम कह सकते हैं कि इसी का ये छोटा वर्जन है, मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, और ये क्या होता है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑन्ड होता है। मतलब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, बट इसके कंपैरिजन में जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे थोड़ा कम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है। अगर हम बात करें अनक्लास्ड फॉरेस्ट का, तो वैसा फॉरेस्ट जिसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, नेम से समझ में आ रहा है, यानी कि जो वेस्टलैंड्स हैं या फिर जो बचे कुचे जो पार्ट्स बच गए हैं फॉरेस्ट के, उसको हम कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ डिफरेंस है कि यहाँ पे गवर्नमेंट और जो प्राइवेट पर्सन है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों का ऑनरशिप हो सकता है। मतलब कि जो भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं इनमें जो ऑनरशिप है गवर्नमेंट का भी हो सकता है और प्राइवेट पर्सन का भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों केस में जो ऑनरशिप है वो सिर्फ गवर्नमेंट का ही होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सा फॉरेस्ट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर हम बात करें रिज़र्व फॉरेस्ट का, तो रिज़र्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जो महाराष्ट्र वाला एरिया है। तो हम एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम रिज़र्व फॉरेस्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले ही ये JNK जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, वहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश यानी कि AP, और जो उत्तराखंड है यानी कि हम UK कह सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि केरला, तमिलनाडु, और एक्सेट्रा, मतलब इन कुछ जगहों पे ये पाया जाता है। ये बुक में सारे नेम दिए गए हैं, आप उसको एक बार वहाँ से देख लीजिएगा। उसके अलावा हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो ये पाया जाता है जनरली जो हमारा बिहार वाला एरिया है,
बिहार में पाया जाता है, हरियाणा, पंजाब और जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है। हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें अनक्लास्ड फॉरेस्ट का, तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट जनरली हम देखते हैं कि जो गुजरात का कुछ पार्ट है वहाँ पे पाया जाता है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। तो इसको क्लासीफाई करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है हमें। इसमें हमें ध्यान रखना है कि गुजरात का कुछ पार्ट आएगा, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है पूरा का पूरा, तो वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट होंगे वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आएंगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी प्रोटेक्शन है फॉरेस्ट का या फिर वाइल्ड लाइफ का, वो गवर्नमेंट के द्वारा तो किस तरीके से हो रहा था। हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। तो अब यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी हैं, जो कम्युनिटी हैं, उनका भी कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। तो लोकल लोग और कम्युनिटी किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। हम बात करें कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का, तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी लोकल पीपल हैं जो किसी एरिया में रहते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से वहाँ पे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा एफर्ट भी करते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी लोकल कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे कंजर्वेशन करती है। तो उनके कुछ कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसको हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान वाला एरिया है, जो सरिस्का टाइगर रिज़र्व है, तो सरिस्का टाइगर रिज़र्व, सबसे पहले बात तो ध्यान रखना है कि सरिस्का टाइगर रिज़र्व कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में, ये पूछा जा सकता है। तो जो सरिस्का टाइगर रिज़र्व राजस्थान में है, यहाँ पे माइनिंग हो रहा था। तो इसके अगेंस्ट भी जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, मतलब एक तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का रेफरेंस देते हुए उन्होंने इसके अगेंस्ट में जो भी लड़ाई थी उस लड़ी, और जो भी वहाँ पे माइनिंग चल रहा था उस माइनिंग को बंद करवाया। उसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान में ही जो एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे 5 विलेजेस के जो लोग थे, उन्होंने भी लगभग 12 हेक्टेयर, जो 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया को घोषित कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब वो एरिया जो है वो भैरवदेव दाको सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने अपना यहाँ पे खुद का एक सेंचुरी बना दिया, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। और वहाँ पे खुद के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो लॉ होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पे उसको खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो फ्लोरा एंड फाउना है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स और भी देखते हैं जो बहुत ही फेमस है। आपने सुना होगा चिपको मूवमेंट के बारे में। इसको शुरू किया गया था जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनके द्वारा, और ये हुआ था उत्तराखंड वाले एरिया में। दूसरा हम बात करते हैं बीच बचाओ आंदोलन का। तो ये जो बीच बचाओ आंदोलन था, इसको शुरू किया गया था विजय जरधारी के द्वारा, और इसको भी उसी एरिया में, जो उत्तराखंड वाला एरिया है, वहाँ पे शुरू किया गया था। अगर हम बात करें इस नवधान्य का, तो इसको शुरू किया गया था जो डॉक्टर वंदना शिवा हैं, डॉक्टर वंदना शिवा, उनके द्वारा, और ये भी हुआ था उसी उत्तराखंड वाले रीजन में ही। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे लोकल पीपल के द्वारा लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सैक्रेड ग्रुप्स का, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स का जो मतलब है, जो सैक्रेड ग्रुप्स है, इसका सिंपल सा मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यानी कि ये भगवान का जो भी फॉरेस्ट है वो है। यानी कि ये वैसा फॉरेस्ट है जिसको अभी तक टच नहीं किया गया है, ये अनटच्ड फॉरेस्ट है, वर्जिन फॉरेस्ट है, जहाँ पे किसी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं है ह्यूमंस का, तो उसको हम कहते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। अब इसको समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि बहुत ही एंशियंट टाइम से ही जो हमारे ट्राइब्स थे वो नेचर वर्शिप करते आए हैं। ठीक है, तो नेचर वर्शिप से हम देखते हैं कि अब इसके बहुत सारे हम एविडेंस भी देख सकते हैं जो आज भी हम उसको फॉलो करते आए हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है इस नेचर वर्शिप का? नेचर वर्शिप की वजह से अगर हम किसी प्लांट्स को या फिर माउंटेन्स को
या फिर किसी भी स्पीसीज़ को अगर वर्शिप कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो उसके नंबर में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम उसको सैक्रेड मानते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, तो वो जो नंबर है उसका बना रहेगा। तो ये एक तरीके से साइंटिफिक मेथड्स कह सकते हैं, साइंटिफिक मेथड ही है जो भी प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का, या फिर जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का। तो कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो छोटा नागपुर वाला जो रीजन है वहाँ पे कुछ ट्राइब्स पाए जाते हैं, मुंडा और संथाल। तो ये जो ट्राइब्स हैं वो महुआ, जो कि एक प्लांट है यानी कि ट्री है, और जो कदम, ये भी एक ट्री है, इन दोनों का वर्शिप करते हैं। उसके अलावा हम बिहार और उड़ीसा के ट्राइब्स की बात करें तो जो बिहार और उड़ीसा वाले ट्राइब्स हैं वो टैमरिंड और मैंगो, मतलब कि इमली और आम का ये पूजा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ये जो जनरली वेडिंग सीज़न में जब भी शादियाँ होती है तो हर जगह पे हम देखते हैं कि शादी जब भी होती है तो वहाँ पे हम पीपल और जो बनियान ट्री होता है, जो बरगद होता है, उसकी पूजा करते हैं। इसके अलावा हम कुछ और भी एग्जांपल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो राजस्थान में विश्नोई विलेज है, तो विश्नोई विलेज वाला जो एरिया है वहाँ पे वो लोग जो ब्लैक बक यानी कि जो काला हिरण होता है, जो पीकॉक होता है, तो ये भी जो एनिमल्स हैं वो हम देखेंगे कि उनके सराउंडिंग में हमेशा घूमते रहते हैं वो, और उनको किसी तरीके का कोई भी हार्म कोई नहीं पहुंचाया जाता है। तो ये भी उनके पार्ट्स माने जाते हैं कि उनकी जो सोसाइटी है उसके पार्ट्स हैं ये ब्लैक बक और पीकॉक। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। जैसे अगर आप किसी टेंपल में गए होंगे तो वहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि जो लंगूर होते हैं या फिर जो मकाऊ होते हैं वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, और उनको लोग प्रसाद भी खिलाते हैं। तो अब इसको ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको माना जाता है कि वो जो वहाँ पे एनिमल्स हैं वो उस टेंपल का जो कॉरिडोर है, जो टेंपल परिसर है, उसके पार्ट्स माने जाते हैं, वो डिवोटी माने जाते हैं। और इस तरीके से हम कुछ मेथड्स को अपना करके जो भी यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं सैक्रेड ग्रुप्स, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो गॉड और गॉडेस का है, और इसीलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बच गया है, वो है JFM यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो गवर्नमेंट है वो लोकल पीपल के साथ, आम जनता के साथ मिल करके किस तरीके से जो कंजर्वेशन मेथड्स है उसको ये अडॉप्ट करती है, उसको कंजर्व करते हैं, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। तो जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इसको सबसे पहली बार ऑफिशियली तौर पे अगर हम कहें तो 1988 में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। अब ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप ये समझिए कि जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट होगा वो जॉइंटली होगा, किसके द्वारा, जो भी लोकल पीपल हैं उनके द्वारा, और जो उस स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा उसके द्वारा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि लोकल पीपल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मिल करके यहाँ पे जो कंजर्वेशन मेथड्स है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, उसको एक तरीके से शुरू किया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मल एग्जिस्टेंस है ये आता है 1988 में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा रेजुलेशन लाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे लोकल पीपल और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर लोकल पीपल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो क्यों होंगे, उनको क्या फ़ायदा होगा, बिना फ़ायदे के तो कोई कुछ भी नहीं करता है। तो अगर कोई भी लोकल पीपल इन फॉरेस्ट को कंजर्व करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उसके बदले में उसको कुछ इंटरमीडियरी बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी इंटरमीडियरी बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंटरमीडियरी बेनिफिट्स जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाले नॉन टिम्बर प्रोड्यूस हैं। नॉन टिम्बर का मतलब है कि वैसा प्रोड्यूस जो जिसमें टिम्बर नहीं होता। टिम्बर का मतलब होता है वुड, लकड़ी। ठीक है, तो जो भी जैसे फ्रूट्स हो गया या फिर फ्लावर्स हो गए, उसके अलावा जो प्लांट्स के लीव्स कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं, उसके रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी नॉन टिम्बर मतलब कि आप कटाई नहीं कर सकते हो, बट उसके बदले में जो भी नॉन टिम्बर प्रोड्यूस हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसमें ये चीज़ ये है कि अगर कोई प्लांट्स किसी तरीके से अगर ख़राब हो जाता है या फिर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो लकड़ी है, जो टिम्बर है, उसको हार्वेस्ट किया जाएगा
और वो जो हार्वेस्ट होगा, जो उसको कटाई जब होगी, तो जो भी यहाँ पे मेंबर होंगे सारे मेंबर में इक्वली उसको शेयर किया जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है, ये उसके इंटरमीडिएट बेनिफिट्स हैं। तो अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरीके से मतलब अलग अलग लेवल पे यहाँ पे फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन हो रहा है, उनका कंजर्वेशन हो रहा है। जिसमें हमने सबसे पहले बात किया कि गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया। उसके बाद हमने देखा कि जो भी लोकल कम्युनिटी होती हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें हमने सेक्रेड ग्रुप्स को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को देखा। तो अगर यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये मेथड्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके वे फॉरवर्ड की बात करें, मतलब कि हम इसके आगे भी, अभी तक तो हम जो भी करते आए हैं वो तो ठीक है, बट अभी भी हमें अपने जो भी वाइल्ड लाइफ है या फिर जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, और हमें बहुत आगे निकलना है, इनको और भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि एक डाटा मैंने बताया था कि जो भी 2023 में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डाटा आया था, उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट का एरिया है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो हमें अभी भी और ज़्यादा कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है, जो हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको दे पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अपना पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। थैंक यू।